गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एम्फीबिया में नियोटेनी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आउटलाइन को। इसके आउटलाइन में हम देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे उसके हिस्ट्री के बारे में, देन डेफिनेशन, देन डिफरेंसेस बिटवीन नियोटेनी एंड पेडोजेनेसिस, देन टाइप्स ऑफ नियोटेनी, then factors for neoteny, then mechanism of neoteny, then genetics of neoteny, then neotenous amphibians, then hypothesis about neoteny, then significance of neoteny, and last is references. अब चलते हैं नियोटेनी के इतिहास के बारे में। नियोटेनी का इतिहास कहता क्या है ना? तो हम बात करते हैं एम्बायस्ट्रोमा मैक्सिकेनम के बारे में। एम्बायस्ट्रोमा मैक्सिकेनम जो मैक्सिको, नॉर्थ अमेरिका में के पठारों पर जो झीलें होती हैं वहाँ पे ये निवास करते हैं। इसके डेवलपमेंट में हम देखें तो इसके डेवलपमेंट में एक्वेटिक लार्वल स्टेजेस पाए जाते हैं। लार्वा काल की समाप्ति के पश्चात यह मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया के द्वारा एक एडल्ट में परिवर्तित हो जाता है और स्थल पर चला जाता है और तालाबों के किनारे स्थलों पर रहते हुए यह ब्रीडिंग स्टार्ट कर देता है। किंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में देखें तो यह लार्वा मेटामॉर्फोसिस नहीं कर पाता और लार्वल लक्षणों को धारण करते हुए ही जलीय आवास में रहते हुए ही अपने साइज में वृद्धि कर लेता है और सेक्सुअली मैच्योर होकर प्रजनन करना प्रारंभ कर देता है। कुछ समय तक इस लार्वा को एक अलग ही जीनस में रखा गया था जिसे हम सिरेडॉन कहते हैं, किंतु 1865 में कुछ लार्वा को पेरिस ले जाया गया, वहां जलाशयों में रखा गया और देखा गया कि वे कुछ ही दिनों के बाद शीघ्र ही मेटामॉर्फोसिस करके एक एडल्ट एम्बायस्ट्रोमा मैक्सिकेनम में परिवर्तित हो गए हैं। तब यह पता चला कि लार्वा और एम्बायस्ट्रोमा एक ही जंतु के दो लाइफ स्टेजेस हैं और इस घटना को नियोटेनी कहा गया और एम्बायस्ट्रोमा का लार्वा नियोटेनी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। यहाँ हम देखते हैं सामान्य रूप से अगर एम्फीबिया में हम देखें तो एम्फीबिया में लार्वल स्टेजेस होते हैं। लार्वा जो हैं वह मेटामॉर्फोसिस करके एक वयस्क जंतु में परिवर्तित हो जाते हैं, किंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में लार्वा जो हैं वह मेटामॉर्फोसिस नहीं कर पा रहे हैं और एडल्ट में परिवर्तित तो हो रहे हैं, शारीरिक रूप से एडल्ट में परिवर्तित नहीं हुए हैं, लेकिन आंतरिक रूप से वो वयस्क होकर प्रजनन प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन लार्वा के लक्षणों को अभी तक धारण किए हुए हैं। तो इस घटना को हम नियोटेनी कहते हैं। एडल्ट एम्बायस्ट्रोमा की बात करें तो एडल्ट एम्बायस्ट्रोमा अपने जीवन काल में जब वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है तो वह प्रजनन के द्वारा एग प्रोड्यूस करता है। एग आगे लार्वा बनते हैं। लार्वा जो है वह मेटामॉर्फोसिस के द्वारा एक वयस्क में परिवर्तित हो जाते हैं, किंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में इसके लार्वा मेटामॉर्फोसिस नहीं कर पाते और वयस्क की तरह सेक्सुअली मैच्योर होकर प्रजनन प्रारंभ कर देते हैं। लार्वा लक्षणों को बिना त्यागे यह एक वयस्क की तरह प्रजनन स्टार्ट कर देते हैं। तो एडल्ट एम्बायस्ट्रोमा का जो लार्वा है, एक्सोलेटल लार्वा, वह एक परफेक्ट एग्जाम्पल है नियोटेनी का। अब हम देखते हैं नियोटेनी को कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं। तो देखिए, रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर्स बियॉन्ड द नॉर्मल पीरियड इज कॉल्ड नियोटेनी। कॉलमैन के अनुसार वयस्क जंतु द्वारा लार्वा काल के लक्षणों को धारण करना ही नियोटेनी कहलाता है। कुछ एम्फीबिया वर्ग के जंतु लार्वा
जंतुओं में जंतुओं के वयस्क अवस्था में भी लार्वा के लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि जलीय श्वसन के लिए गिल्स की उपस्थिति, दूसरा है कॉडल फिन की उपस्थिति, तीसरा है मीडियल डॉर्सल फिन की उपस्थिति और चौथा है फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स का कमजोर होना। अब यही हम एक दूसरा टर्म्स पढ़ेंगे जिसका नाम है पीडोजेनेसिस। सामान्यतः नियोटेनी और पीडोजेनेसिस को एक दूसरे का इक्विवेलेंट माना जाता है, जबकि पीडोजेनेसिस एक अलग ही घटना है। पीडोजेनेसिस का अर्थ होता है समय के पूर्व ही प्रजनन करना स्टार्ट कर देना, है ना। इसको हम परिभाषित अगर करें तो क्या कहता है, पीडोजेनेसिस का अर्थ है लार्वा अवस्था वयस्क में मेटामॉर्फोसिस के पूर्व ही गोनैड व जनन अंगों का विकास हो जाता है, लार्वा प्रजनन प्रारंभ कर देता है। तो लार्वा वयस्क अवस्था के अन्य लक्षणों को समय से पूर्व ही प्राप्त कर लेता है, तो इसे ही हम पीडोजेनेसिस कहते हैं। अब देखते हैं नियोटेनी और पीडोजेनेसिस में अंतर क्या है ना। तो नियोटेनी क्या कहता है कि जब उसके शारीरिक विकास में विलंब हो, देरी हो और गोनैड और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जो विकास है वो कंटिन्यू होता रहे, तो उसे हम नियोटेनी कहेंगे। इट मीन्स सोमैटिक डेवलपमेंट में डिले होगा और रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट स्थिर रूप से चलता रहे, तो वो नियोटेनी कहलाता है। जबकि पीडोजेनेसिस की बात अगर हम करें तो पीडोजेनेसिस कहता है कि गोनैड और प्रजनन अंगों का विकास तेजी से हो, जबकि उसका शारीरिक विकास स्थिर रूप से होता रहे, तो इसे हम पीडोजेनेसिस कहेंगे। जैसे यहाँ देखें, इनमें सोमैटिक डेवलपमेंट स्थिर रूप से होते रहता है, जबकि रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट तेजी से एक्सेलरेटेड हो जाता है। तो एक लाइन में हम कह सकते हैं कि नियोटेनी मीन्स delayed somatic development with constant reproductive development, जबकि pseudogenesis means acceleration of reproductive development with constant somatic development. ओके, आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नियोटेनी में। नियोटेनी के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है फैकल्टेटिव नियोटेनी, जबकि दूसरा होता है ऑब्लिगेटरी नियोटेनी। फैकल्टेटिव नियोटेनी को पुनः दो भागों में बांटते हैं अपन। पहला है पार्शियल नियोटेनी और दूसरा है इंटरमीडिएट नियोटेनी। जबकि ऑब्लिगेटरी नियोटेनी के एक ही प्रकार होते हैं, उसका नाम है टोटल नियोटेनी या कंप्लीट नियोटेनी। अर्थात हम कह सकते हैं कि नियोटेनी तीन प्रकार का होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्शियल नियोटेनी की, जिसको हम आंशिक नियोटेनी भी कहते हैं। इस प्रकार के नियोटेनी में लार्वा काल लंबा हो जाता है और मेटामॉर्फोसिस कुछ समय के लिए पोस्टपोन हो जाता है, जिससे लार्वा अनुकूल जलीय स्थिति का लाभ उठा सके और विषम स्थलीय परिस्थितियों को कुछ समय के लिए टाल सके। स्थलीय परिस्थितियों के अनुकूल होने पर लार्वा मेटामॉर्फोसिस कर एडल्ट्स में परिवर्तित हो जाते हैं, है ना। जैसे हम देखें, कुछ मेंढकों के जो कुछ टेडपोल लार्वा होते हैं, वह शरद काल में, शरद ऋतु में अगर देखें, ऑटम रीजन पे अगर देखें, तो जो जमीन के तापमान है उससे बचने के लिए वो लार्वा काल में ही बने रहते हैं। और जैसे ही ऑटम सीजन खत्म होता है, उसके बाद मेटामॉर्फोसिस कर वह एक वयस्क में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें,
हाइला आर्बोरिया, एलाइटीज, ब्यूफो वल्गेरिस एंड राना एस्कुलेंटा के जो लार्वा होते हैं वह एक पार्शियल नियोटेनी को शो करते हैं। पार्शियल नियोटेनी का जो रीजन है वह है टेम्परेचर। ज़्यादातर टेम्परेचर अगर 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड में रहे तो वह नियोटेनी में रहेंगे, लेकिन अगर टेम्परेचर 5 से ज़्यादा बढ़ गया तो वह नियोटेनी से निकल के मेटामॉर्फोसिस के थ्रू एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यह एग्जाम्पल देखें, हाइला आर्बोरिया, एलाइटीज, ब्यूफो वल्गेरिस, राना एस्कुलेंटा, और ये उसका लार्वा है राना एस्कुलेंटा का, जिसमें हमको पूंछ देखने को मिल रही है ना। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट नियोटेनी। इस प्रकार की नियोटेनी में लार्वा अवस्था में रहते हुए लैंगिक रूप से मैच्योर होकर प्रजनन करने लगता है, किंतु अनुकूल और सुटेबल कंडीशन प्राप्त होने पर लार्वा मेटामॉर्फोसिस करके एक वयस्क में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसे हम इंटरमीडिएट नियोटेनी कहते हैं। इसका परफेक्ट एग्जांपल है एक्सोलेटल लार्वा। ये एक्सोलेटल लार्वा है जिसमें एक्सटर्नल गिल्स हैं, कॉर्डल फिन्स हैं। ये लार्वा है टाइगर सैलामेंडर, जिसको हम एम्बास्टोमा कहते हैं। इंटरमीडिएट नियोटेनी का रीजन होता है थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी। जब शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी होने लगती है तो यह नियोटेनी में रहते हैं। अगर किसी इंटरमीडिएट के द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन को इनके शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाए तो यह नियोटेनी से निकलकर मेटामॉर्फोसिस के थ्रू एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए इसे हम इंटरमीडिएट नियोटेनी कहते हैं। अगला है टोटल नियोटेनी। इस प्रकार की नियोटेनी में लार्वा अवस्था जीवन भर बनी रहती है और मेटामॉर्फोसिस कभी भी नहीं हो पाता। लार्वा जो हैं वह सेक्सुअली मैच्योर होकर प्रजनन स्टार्ट कर देते हैं। इनमें अलग से हमको वयस्क कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल है नेक्चुरस, साइरेन, प्रोटियस। ये परमानेंट नियोटेनी को शो करते हैं। आप टोटल नियोटेनी भी कह सकते हैं, परमानेंट नियोटेनी भी कह सकते हैं, कंप्लीट नियोटेनी भी कह सकते हैं, ये ऑब्लिगेटरी नियोटेनी भी कह सकते हैं। इसका रीजन है थायरॉक्सिन रिसेप्टर्स की कमी। अगर टेम्परेचर कम है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी है तो आप उसको ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन अगर रिसेप्टर्स की कमी है तो रिसेप्टर्स को आप ओवरकम नहीं कर सकते, इसलिए ये हमेशा के लिए टोटल नियोटेनी में रह जाते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग नियोटेनी। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो नियोटेनी को प्रभावित करते हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में, वातावरण के फैक्टर्स के बारे में। तो पहला है उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की उपलब्धता। जलीय आवास में पानी पर्याप्त मात्रा में होने पर लार्वा में मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे पानी का लेवल कम होते जाएगा या पानी की पर्याप्त मात्रा नहीं होगी तब यह मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया प्रारंभ कर देते हैं और लार्वा वयस्क में बदल जाता है। अर्थात पानी पर्याप्त है तो ये नियोटेनी में रहेंगे। दूसरा है फूड, भोजन। गैडो 1903 के अनुसार जलीय आवास में जब भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है तो लार्वा में मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती, किंतु अगर पानी में भोजन की कमी हो गई तो मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और वह लार्वा एक एडल्ट में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात भोजन की कमी
मेटामॉर्फोसिस कराता है। भोजन पर्याप्त मात्रा में है तो नियोटेनी में ही रहेगा। तीसरा है ऑक्सीजन। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो लार्वा में मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया नहीं होती है, अर्थात किंतु ऑक्सीजन की कमी हो गई तो लार्वा मेटामॉर्फोसिस करेंगे और मेटामॉर्फोसिस के द्वारा एक एडल्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। चौथा है टेम्परेचर। हक्सले 1929 के अनुसार इन्होंने कहा कि तापमान जो है, ये टेम्परेचर जो है, मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है ना। अलग अलग एम्फीबियंस के लिए टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है। जैसे हम देखें, हाइला और राना पाइपर्स के लार्वा लो टेम्परेचर पर मेटामॉर्फोसिस स्टार्ट कर देते हैं, जबकि सेलामेंडर के मैक्सिमम स्पीसीज जो हैं वह हाई टेम्परेचर पर मेटामॉर्फोसिस स्टार्ट करते हैं। अगला है लाइट, प्रकाश। प्रोटियस और नेक्चुरस के लार्वा मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया को लाइट जो है वो इनहिबिट करते हैं। इट मीन्स लाइट अगर है तो इनके लार्वा जो है वो मेटामॉर्फोसिस नहीं कर पाते। अगला है आयोडीन। पानी में आयोडीन की कमी मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया को रोक देता है। आयोडीन अगर पर्याप्त मात्रा में हुआ तो ये मेटामॉर्फोसिस में चले जाएंगे और एडल्ट में परिवर्तित हो जाएंगे। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक सॉल्ट, अकार्बनिक लवण। कैल्शियम और लिथियम के अकार्बनिक लवण मेटामॉर्फोसिस प्रक्रिया को स्लो कर लार्वा के जीवन काल को बढ़ा देते हैं। लास्ट है पीएच। एसिडिक वाटर मेटामॉर्फोसिस प्रक्रिया को तेज कर देते हैं, जबकि एल्कलाइन वाटर मेटामॉर्फोसिस प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं। तो ये रहे हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो नियोटेनी को प्रभावित करते हैं। अब हम बात करेंगे इंटरनल फैक्टर्स की, आंतरिक कारकों की। एम्फीबिया के लार्वा में मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया शरीर में थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन हार्मोन्स के लेवल पर डिपेंड करता है। दो कंडीशन देखते हैं। यदि ब्लड में थायरॉक्सिन हार्मोन्स की मात्रा ज़्यादा है और कैल्सिटोनिन हार्मोन्स की मात्रा कम है, इट मीन्स मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया शीघ्रता से होती है। वहीं अगर ब्लड में थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी हो गई और कैल्सिटोनिन हार्मोन्स की अधिकता हो गई तो मेटामॉर्फोसिस कभी भी स्टार्ट नहीं हो पाता। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ नियोटेनी। नियोटेनी की प्रक्रिया क्या कहती है। यूरोडेला के ब्रेन में एक सिक्रीटरी न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। सिक्रीटरी न्यूरॉन इसके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को टीएसएच रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट कर देते हैं। जैसे ही एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाता है, यह टीएसएच को सिक्रीट करता है। टीएसएच यह थायराइड ग्लैंड की सेल्स को स्टिमुलेट करती हैं, जिससे T4 का सिक्रीशन होता है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि एम्फीबियंस में अगर हम देखें अमाउंट के बेस पे तो T4 की मात्रा ज़्यादा होती है T3 की तुलना में। वहीं एक्टिविटी के अगर बेस में देखें तो T3 ज़्यादा एक्टिव होता है T4 की तुलना में। तो थायराइड ग्लैंड से T4 रिलीज हो रहा है। अब यह T4 ब्लड वेसल्स में बहते हुए अपने टारगेट सेल्स पर जाके काम करना चाहता है। अब T4 के लिए
उस टारगेट सेल के न्यूक्लियस पे T3 और T4 के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं वो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं। तो T4 के लिए T4 जो है वो न्यूक्लियर रिसेप्टर से बांध नहीं पाता है ना। तो T4 क्या करता है, डीआयोडीनेज सेकेंड एंजाइम के द्वारा T3 में कन्वर्ट हो जाता है। अब यह T3 आसानी से न्यूक्लियर रिसेप्टर से बाइंड होता है और न्यूक्लियस के अंदर पहुंचकर डीएनए में जेनेटिक चेंजेस करता है, जिसके द्वारा वह टारगेट सेल जो है वह मेटामॉर्फोसिस कर जाता है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में यूरोडेला के जो जीव कंप्लीट नियोटेनी को शो करते हैं उनमें डीआयोडीनेज टाइप 2 एंजाइम नहीं पाया जाता। इस एंजाइम की कमी में T4 जो है वह T3 में कन्वर्ट नहीं हो पाते, अर्थात T3 न्यूक्लियर रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाता और उस टारगेट सेल में कोई जेनेटिक चेंजेस नहीं हो पाते, जिसकी वजह से वह लार्वल कैरेक्टर्स खत्म नहीं हो पाते और वह नियोटेनी में रह जाता है। अगला है जेनेटिक्स ऑफ नियोटेनी। यूरोडेला के मेटामॉर्फोसिस में जेनेटिक्स की स्टडी के द्वारा यह रिवील हुआ है कि थायरोक्सिन का भी कोई रोल होता है। थायराइड हार्मोन्स जो हैं वह न्यूक्लियर रिसेप्टर से बाइंड होते हैं और इमीडिएटली वह डीएनए के कांटेक्ट में आकर जेनेटिक चेंजेस करते हैं, डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है और वह लार्वा जो है वह मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन आज तक जेनेटिक्स का पीडोजेनेसिस या नियोटेनी में क्या एग्जैक्ट रोल है यह अभी तक पता नहीं चला है। इस प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि एक्सोलेटल के लाइफ साइकिल को में कोई सिंगल जीन जो है कंट्रोल करता है। यदि यह हाइपोथेसिस करेक्ट है, इट मीन्स कि दो अल्टरनेटिव एलील्स जो हैं जो एक जगह पे रहते हैं वह मेटामॉर्फोसिस और नियोटेनी के एक्सप्रेशन को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी होंगे। अगला है नियोटिनस एम्फीबियंस। ऐसे कौन कौन से एम्फीबियंस हैं जो नियोटेनी शो करते हैं? एम्फीबिया के 3 ऑर्डर्स हैं, एपोडा, यूरोडेला और एन्यूरा। तो एम्फीबिया के एपोडा ऑर्डर नियोटेनी को शो नहीं करते, जबकि यूरोडेला और एन्यूरा के स्पीसीज शो करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन यूरोडेला के स्पीसीज को जो नियोटेनी शो करते हैं। सबसे पहला है एम्बास्टोमा टाइग्रिनम। इसे हम टाइगर सैलामेंडर के नाम से जानते हैं, जो अमेरिका के पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष रूप से मेक्सिको के पॉन्ड में पाए जाते हैं। इसके लार्वा को एक्सोलेटल लार्वा कहते हैं, जो सामान्य परिस्थितियों में मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया के पश्चात एडल्ट में परिवर्तित होकर जमीन पर चले जाते हैं। किंतु जलीय आवास में पानी में तापमान की कमी, पानी में आयोडीन की कमी अगर हो जाती है तो यह एक्सोलेटल लार्वा में मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया फेल हो जाती है तथा वह सेक्सुअली मैच्योर होकर पानी में रहते हुए ही ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह यह नियोटेनी को प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है टिफ्लोमोस। यह टेक्सास के अंधेरी गुफाओं में पाए जाने वाले एक कंप्लीट नियोटेनिक एम्फीबियंस हैं। तीसरा है नेक्चुरस, जिसे मड पपी कहते हैं, प्रोटियस, जिसे कैब सैलामेंडर्स कहते हैं। ये परमानेंट नियोटेनिक एम्फीबियंस हैं।
चौथा है साइरन, जिसे हम मड इल के नाम से जानते हैं। यह भी जल और दलदल में पाया जाने वाला एक परमानेंट नियोटेनिक एम्फीबियन है, जिसमें केवल 4 लिम्स ही पाए जाते हैं, हाइंड लिम्स अनुपस्थित होते हैं। फिफ्थ है एम्फियोमा, जिसे हम कॉन्गो इल कहते हैं। क्रिप्टोब्रैंकस, जिसे हेलबैंडर कहते हैं, यह भी एक टिपिकल नियोटेनिक एनिमल्स हैं। वहीं एन्यूरा ऑर्डर में देखें तो इनमें हाइला आर्बोरिया, एलाइटिस, बिफो वल्गेरिस, राना एस्कुलेंटा के जो टैडपोल लार्वा हैं वह पार्शियल नियोटेनिक को प्रदर्शित करते हैं। डायग्राम में देखें, जो यूरोडेला के स्पीसीज हैं, टिफ्लोमोज, क्रिप्टोब्रैंकस, जिसको हम हेलबैंडर कहते हैं, और यह है एम्फियोमा, जिसे हम कॉन्गो इल कहते हैं। ये सभी परमानेंट नियोटेनिक को शो करते हैं। अगला है हाइपोथेसिस। नियोटेनी के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अवधारणाएं दी हैं। उनका कहना है कि नियोटेनी लार्वा की अवस्था की एक असामान्य स्थिति है, जो एम्फीबिया वर्ग के जंतुओं में विशेष तौर पे देखने को मिलती है। नियोटेनी के बारे में वैज्ञानिकों ने अपने अपने व्यू एक्सप्रेस किए हैं, जिसमें पहला है, कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार नियोटेनी आवासीय वातावरण में अनुकूलता के कारण होती है, जबकि कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार लार्वा के चारों ओर का वातावरण किसी न किसी प्रकार से लार्वा को वयस्क में बदलने से रोकता है। जबकि विजमैन के अनुसार अगर 1875 में हम देखें तो नियोटेनी की घटना पूर्वज कंडीशन का उलटना होता है। नियोटेनी में जीव जो हैं वह अपने पूर्वजों के लक्षणों की पुनरावृत्ति करते हैं, इसे हम एटेविज्म भी कहते हैं। चौथा है, लार्वा में पाए जाने वाला प्रत्येक लक्षण जो है वह पूर्वजों के लक्षणों को ही प्रदर्शित करता है। जबकि पांचवा, डी बियर के अनुसार अगर हम देखें तो नियोटेनी विकास की एक सामान्य घटना है। अगला है सिग्निफिकेंस ऑफ नियोटेनी। नियोटेनी का महत्व क्या है? तो नियोटेनी जो है वह एम्फीबियंस के लार्वा में एक अनुकूलता के कारण होती है। अनुकूल परिस्थितियों में ये लार्वल कैरेक्टर को बिना छोड़े जलीय आवास में रहते हैं, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। जबकि विजमैन ने कहा 1875 में कि नियोटेनी एक रिवर्जन की अवस्था है या रिवर्जन की स्थिति है, जिसमें लार्वा जो हैं वह या एम्फीबियंस जो हैं वह गिल ब्रीदिंग एक्वेटिक क्रिएचर के लक्षणों को ही दोहराते हैं। अर्थात लार्वा में जितने लक्षण हैं वह उनके पूर्वजों के ही लक्षण हैं। लास्ट है रेफरेंसेस। मॉडर्न टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी RL कोटपाल। दूसरा है RP यूनिफाइड जूलॉजी पार्ट 1 डॉक्टर SM सक्सेना। थर्ड है कॉडेड जूलॉजी EL जॉर्डन and PS Verma, and then internet. Thank you.